किसी जमाने में रामपुर रियासत पर बादशाह तेग बहादुर की हुकूमत थी। रियासत के गांव बहुत खुशहाल और दौलतमंद थे। एक साल किसानों से सही वक्त पर महासिल वसूल नहीं किए गए, जिससे रियासत की आमदनी में बहुत कमी हो गई। बादशाह ने अपने वजीर खजाना दुर्जन सिंह को बुलाया और पूछा, इस साल अभी तक कहीं से भी महासिल वसूल नहीं हुए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आवाम की फलाह बहबूद के कामों पर असर पड़ेगा। आप ही कोई मशवरा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। बादशाह की बात सुनकर वजीर खजाना दुर्जन सिंह कहने लगा, बादशाह सलामत, ये सोचना ठीक नहीं है कि किसान अपने से महासिल अदा करेंगे। अगर किसानों को ये महसूस हुआ कि वक्त पर महासिल अदा न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे संजीदगी से नहीं लेंगे और लापरवाह हो जाएंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमें सोचना चाहिए कि क्या करना होगा। बादशाह सलामत, मैं खुद गांव का दौरा करूंगा और हर घर से महासिल वसूल करूंगा और अपने फौजियों के जरिए ये ऐलान कराऊंगा कि जो भी महासिल वक्त पर अदा नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारी तजवीज काबिले सिताइश है, तुम वैसा ही करो। अगले दिन वजीर खजाना दुर्जन सिंह चंद फौजियों को अपने साथ लिया और महासिल वसूल करने के लिए एक गांव पहुंचा। एक हफ्ते के अंदर उसने मुख्तलिफ गांव का दौरा करते हुए किसानों से महासिल वसूल किए। फिर महासिल की रकम को दुर्जन सिंह ने 4 थैलों में बांध लिया। 4 फौजी रकम से भरे थैलों को उठाकर दुर्जन सिंह के पीछे चल रहे थे और दुर्जन घोड़े पर सवार था। शाम होते होते वो एक तालाब के पास पहुंच गए। ये तालाब एक गांव से बिल्कुल लगा हुआ था। दुर्जन सिंह ने सोचा कि रात इस छोटे से गांव में क़याम करना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। अंधेरा बढ़ रहा है, मुझे यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं लग रहा है। मैं घोड़े पर रामपुर जा रहा हूँ। तुम लोग क्या करोगे? कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। ये सुनकर फौजियों ने दुर्जन सिंह से कहा, जनाब, रकम के थैलों को सुबह से उठाकर चलते चलते हम थक चुके हैं। हम यहीं बरगद के दरख्त के नीचे रात गुजार लेंगे और यहीं खाना बनाकर खा लेंगे और फिर सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठकर रामपुर निकल पड़ेंगे। रकम की अच्छी तरह से हिफाजत करना और रात में बहुत ही मोहतात रहना, यहाँ पर बहुत खतरा है। यह कहकर वजीर खजाना दुर्जन सिंह घोड़े पर सवार होकर रामपुर के लिए निकल पड़ा। फिर फौजियों ने आपस में बातचीत करते हुए खाना तैयार किया, पेट भर खाया। फौजियों ने रकम के थैलों को एक जगह पर रखा और उसके अतराफ लेट गए। चारों फौजियों में से कामेश को गहरी नींद लग चुकी थी। उसे खर्राटे मारते देखकर दूसरों को गुस्सा आने लगा। तीनों ने सुबह होने तक बारी बारी पहरा देने का फैसला किया। अचानक उन्हें बरगद के दरख्त से आवाजें सुनाई दी। तीनों फौजी डर गए और दरख्त की तरफ नजरें उठाकर देखा। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बालों वाली भूतनी नीचे उतर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा बराबर दिखाई दे रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दरख्त के नीचे पकवान किया और अब सो रहे हो? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। भूतनी बहुत गुस्से में थी, वो कुछ भी कर सकती थी। भूतनी को देखकर फौजी डर गए और कांपते हुए वहां से फरार होने लगे। कामेश, जो गहरी नींद में था, वो शोर शराबे के बायस नींद से बेदार हो गया। उसने एक भयानक लांबे बालों वाली भूतनी को सामने खड़ा हुआ पाया। वो उसे देखकर सहम गया और बुत की तरह खड़ा रहा। उधर 3 फौजी भागते हुए बादशाह के पास पहुंचे। उन्होंने बरगद के दरख्त के पास वाली भूतनी का किस्सा बादशाह को सुना दिया। अहमको, तुमने किसानों से वसूल किए हुए महासिल की रकम वहीं छोड़ दी और अपनी जान बचाकर भाग आए। बादशाह ने अपने साथ कुछ और फौजी लिए और सुबह सुबह बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। उसने वहां कामेश को देखा, जो रकम के थैलों पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। बादशाह कामेश की बहादुरी को देखकर हैरान रह गया। उसने न सिर्फ कामेश की सिताइश की, बल्कि उसे 1000 सोने की अशरफियां देने का ऐलान किया। बादशाह बहुत खुश था। सबको इस बात का पता चल गया और लोग कामेश की तारीफ करने लगे। कामेश जब सोने के सिक्के लेकर खुश खुश अपने घर पहुंचा तो उसकी अहलिया ने कहा,
मुझे पता नहीं था कि आप इतने बहादुर हैं। मैं और भूतनी ही जानते हैं कि मैं कितना बहादुर हूँ। तीनों फौजियों में हिम्मत ही नहीं थी कि वो भूतनी का सामना कर सके। वो तो भाग गए, लेकिन भूतनी को देखकर मेरे तो पैर ही जम गए और मैं उठ ही नहीं पाया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। भूतनी ने सोचा कि मैं मर चुका हूं, इसलिए वो वहां से चली गई। सुबह बादशाह के घोड़ों की आवाज सुनकर मैं होश में आया। इस तरह कामेश ने पूरी हकीकत अपनी अहलिया को बता दी। उसकी अहलिया ये सुनकर हैरान भी हुई और खुश भी हुई। खुश इसलिए कि उसे बादशाह का इनाम मिला था और गांव में उसकी इज्जत हो रही थी। उसने अपने शौहर को ये बताया कि इसे राज रखना, किसी के सामने मत कहना। किसी जमाने में इराक के शहर बसरा में करीम और सलीम दो दोस्त रहा करते थे। करीम इंतहाई निकम्मा, सुस्त और कामचोर था। वो अपनी गलतियों की वजह से हमेशा मुसीबत में मुब्तला हो जाया करता था, लेकिन उसका दोस्त सलीम उसे अपनी अक्लमंदी से उन मुसीबतों से निजात दिलाया करता। एक बार करीम ने ऐसा कारोबार करने का मंसूबा बनाया जिसमें ज्यादा मुनाफा हो। उसने अपना कदीम मकान फरोख्त करके उन पैसों से अतर की बोतलें खरीदी और फिर उसने उन बोतलों को बहुत ही एहतियात से छोटे डिब्बे में रखा और उसे लेकर बगदाद की तरफ चल पड़ा। काफी दूर तक पैदल चलने से करीम थक चुका था। कुछ देर आराम करने के लिए वो बरगद के एक दरख्त के पास बैठ गया। पूरा जिस्म पसीने से शराबू था। उसके कपड़ों से बदबू आ रही थी। उसने फौरन अपने डिब्बे से अतर की शीशी निकाली और फिर रुई का फाया बनाकर उसे अतर में भिगोया और अपने कपड़ों पर मलने लगा। एक भूतनी जिसका उसी बरगद के दरख्त पर बसेरा था, उसने करीम को अतर लगाते देख लिया। उसे भी अतर लगाने की ख्वाहिश हुई। वह खूबसूरत लड़की का हुलिया बदलकर करीम के सामने आकर खड़ी हो गई। जनाब वाला, मुझे अतर बहुत पसंद है, मुझे भी दीजिए, मैं भी अपने कपड़ों पर लगाऊंगी। भूतनी ने करीम से दरखास्त की। करीम दिल ही दिल में सोचने लगा, अभी कुछ देर पहले तो जगह पर कोई नहीं था, फिर ये खातून अचानक यहाँ कैसे आ टपकी? मैं क्यों तुम्हें अतर दूं भला? तुम खुद अतर की शीशी में डुबकी क्यों नहीं लगाती? पूरे जिस्म पर अतर लग जाएगा। भूतनी को अतर लगाने की बहुत ख्वाहिश थी, इसके लिए उसने फौरन खुद को 1 इंच का बना दिया और फिर वो अतर की शीशी के अंदर दाखिल हो गई। उधर करीम ने अतर की शीशी का ढक्कन कसकर बंद किया और फिर उसे अपने डिब्बे के अंदर रख दिया। उसने समझा कि अब भूतनी उसके कब्जे में है। करीम कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि खतरा टल गया। मैंने भूतनी को शीशी के अंदर बंद कर दिया, अब कोई खतरा नहीं है। मैंने बिल्कुल सही सोचा था, वो एक भूतनी थी। भूतनी को शीशी में बांधकर अब करीम आगे बढ़ने लगा। रास्ते में करीम को एक ख्याल आया, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा अतर फरोख्त करते हुए आखिर कब अमीर आदमी बनूंगा? अगर मैं दारुल हुकूमत जाकर पूरी अतर की शीशियां बादशाह को बतौर तोहफा दे दूं, तो वो मेरी कदर करेंगे और मुझे तहफ़ से नवाजेंगे। करीम बादशाह के किले पहुंच गया और बाहर खड़े हुए मुहाफिज से कहने लगा, जनाब, मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। करीम की बात सुनकर मुहाफिज कहने लगा, तुम कहां से आए हो और किस लिए बादशाह से मिलना चाहते हो? करीम ने मुहाफिज को इस तरह जवाब दिया, मैं अतर फरोख्त करने का कारोबार करता हूँ। मैंने कई रियासतों के अतर को जमा किया है और मैं उन्हें बादशाह को बतौर तोहफा पेश करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुहाफिज करीम को महल के अंदर ले गया। वहाँ करीम का बादशाह से तारुफ करवाया गया। फिर करीम कहने लगा, बहुत बहुत मुबारक, मैंने सुना है कि शहजादी की शादी तय हो चुकी है। मैं आपको बहुत ही कीमती अतर की शीशियां शादी के तोहफे के तौर पर देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने शहजादी को तलब किया और उससे अतर की शीशियां दिखाई और उससे पूछा, शहजादी, ये बहुत ही कीमती अतर लगते हैं, आपको जो पसंद है आप उसका इंतखाब कीजिए। शहजादी ने कहा, ठीक है अब्बा जान। शहजादी ने अतर की शीशी का ढक्कन खोला और उसकी खुशबू सूंघने लगी, लेकिन अचानक शहजादी पागलों जैसी हरकतें करने लगी और रक्स करने लगी। बादशाह को महसूस हुआ कि करीम दुश्मनों का जासूस है। वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, इसने जो जुर्म किया है उसके लिए मैं उसे मौत की सजा का हुक्म देता हूँ। नए चांद की रात इसे फांसी पर लटका दिया जाए।
बादशाह का हुक्म सुनकर करीम बहुत डर गया। उसने जंगल में अतर की हीशी के साथ पेश आए वाक़े को बताने की कोशिश भी की। मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे फौरी यहाँ से ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। बादशाह का फैसला सुनकर करीम रहम की दरखास्त करने लगा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जब मैं यहाँ आ रहा था, एक भूतनी मेरे पास आई। मैंने उसे अपनी अक्लमंदी से अतर की शीशी में बंद कर दिया। जैसे ही शहजादी ने उस शीशी को खोला, वो भूतनी बाहर निकल आई और उसने शहजादी को अपने काबू में कर लिया। मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। बादशाह ने करीम की एक ना सुनी और वो कहने लगा, बहुत हो चुका। दारोगा जिंदान, ले जाओ इसे यहाँ से। अब इसे फांसी के लिए चांद की पहली रात ले आना। और फिर फांसी से एक दिन पहले कल तुम्हें फांसी दी जाने वाली है। ये रिवायत रही है कि फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। करीम फौरन बोला, मेहरबानी करके मुझे मेरे बचपन के दोस्त सलीम से मिला दीजिए। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं। करीम की ख्वाहिश पर सलीम को बुलाया गया। करीम ने अपने साथ पेश आए तमाम वाकयात अपने दोस्त को बता दिए। मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल कर रहूंगा। यह कहकर सलीम बादशाह के पास पहुंचा। जहां पना, मैं करीम का दोस्त हूं। मेरा नाम सलीम है। मेरा दोस्त बेकसूर है। मेहरबानी करके उसे रिहा कर दीजिए। मैं शहजादी को भूतनी के शिकंजे से आजाद कराऊंगा। सलीम की बात सुनकर बादशाह कहने लगा, अपना यह ड्रामा बंद करो। मेरी बेटी की तकलीफ से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के साथ फांसी पर लटका सकता हूँ। बादशाह की बात सुनकर सलीम कहने लगा, जहां पना, मेहरबानी करके मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं शहजादी को भूतनी के शिकंजे से आजाद नहीं करा पाया तो आप जो भी सजा देंगी वो मुझे कबूल होगी। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा कुछ कम हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूँ। बादशाह की रजामंदी पर सलीम ने कहा, जहां पना, मुझे कांच का एक बड़ा मर्तबान चाहिए जिसमें शहजादी आ जाए। फिर सलीम ने फौजियों से शहजादी को कांच के मर्तबान में बिठाने को कहा। भूतनी ये पूरी बातें सुन रही थी। उसने समझ लिया कि उसे फिर किसी चीज में बंद करने की साजिश हो रही है। वो फौरी शहजादी के जिस्म से निकल गई और वहां से गायब हो गई। जैसे ही भूतनी शहजादी के जिस्म से निकली, वो बेहोश हो गई। सलीम ने शहजादी के जिस्म पर पानी छिड़का। इतना होना था कि शहजादी खड़ी हो गई और उसे पता भी न चला कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर शहजादी ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, मुझे क्या हुआ था? यहाँ पर ये मर्तबान क्यों रखा है? इस तरह शहजादी पूरी तरह से पहले की तरह हो गई। वो अच्छी तरह बात करने लगी। अपनी बेटी के ठीक होने पर बादशाह बहुत खुश था। उन्होंने मदद करने पर सलीम का शुक्रिया अदा किया और उसे इनाम और इकराम से नवाजा। फिर सलीम ने बादशाह से कहा, जहां पना, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दरखास्त है कि आप मेरे दोस्त करीम को भी रिहा कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। बादशाह सलीम के दोस्ती के जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने करीम को भी रिहा कर दिया। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.